दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई की। कमर तोड़ महंगाई गरीब को खा गई। फल, सब्जियां, चिकन, अंडे, घी और दालें मुतवसत तबके की कुव्वत खरीद से बाहर। मुर्गी का गोश्त 579, प्याज 230 रुपए किलो तक फरोख्त। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से महंगाई की सूरत हाल बारे जानते हैं। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, प्याज जो है वो एक बार फिर महंगा होने लगा है और आज तीसरे रोज़ भी प्याज की कीमतों में 5 रुपए फ़ी किलो का इजाफा करके 195 रुपए सरकारी रिलीज़ में कीमत मुकर्रर की गई। लेकिन मार्केट में प्याज 230 से 240 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, यानी कि 3-4 रोज़ में प्याज जो है 40 से 50 रुपए फ़ी किलो तक ओपन मार्केट में एक बार फिर महंगा हो चुका है, क्योंकि 190 रुपए तक इसकी कीमत पहुंच चुकी थी। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया है, टिंडे 8 रुपए महंगे करके 78 रुपए, खीरा 6 रुपए महंगा करके 66 रुपए, पालक 5 रुपए महंगी करके 40 रुपए, बंद गोभी 3 रुपए महंगी करके 36 रुपए, फूल गोभी 2 रुपए महंगी करके 32 रुपए, ब्रायलर 15 रुपए सस्ता करके 589 रुपए फ़ी किलो, यानी कि पौने 600 रुपए फ़ी किलो तक जो है मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो कि सब्जी की खरीदारी के लिए आए, इनसे बात करते हैं। गोश्त जो हम 300 रुपये किलो खाते थे, आज वो 600 रुपये किलो खा रहे हैं। मैं कहता हूँ इन्होंने गरीब आदमी की ज़िंदगी तबाह कर दी है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि प्याज जो है मार्केट में 200 रुपए से लेकर 240 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। दर्जा अव्वल का मेयारी प्याज जो है 240-230 रुपए तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि नॉर्मल प्याज जो है 200 रुपए तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और ये वही प्याज है जो कि गुज़िश्ता 6 माह से मुसलसल महंगा फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियों की कीमतों में भी रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा किया जा रहा है। फल, सब्जियाँ, अंडे, ब्रायलर कुछ भी अवामी क़ुव्वत ख़रीद में नहीं रहा। जी शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस इंतजामिया और एजेंट माफिया की मुबैना मिली भगत से शहरी खार होने लगे। अफसरान और अमले की मुबैना मिली भगत से पासपोर्ट के दफ्तर के बाहर एजेंटों की बादशाहत कायम। 9 से 3 काउंटर्स बंद। एजेंट माफिया के जरिए आने वालों का पासपोर्ट बनाने का प्रोसेस आसान। काउंटर्स बंद होने से पासपोर्ट ऑफिस के बाहर कतारें। डायरेक्टर पासपोर्ट नवाज खान कहते हैं जो लोग सही काम नहीं कर रहे थे इनको तब्दील किया है। मजीद जानते हैं शब्बीर हैदर से। जी शब्बीर, बताइएगा एजेंट माफिया के खात्मे के लिए इकदामात क्यों नहीं किए जा रहे, इसकी क्या वजह है और इसका मुस्तकिल हल क्या है? जी, पासपोर्ट इंतजामिया की इस नाकस हिकमत अमली के बायस पासपोर्ट के असूल के लिए आने वाले जो साइलिन हैं वो रुक रह गए हैं और पासपोर्ट दफातर के बाहर जो हैं वो लंबी कतारें ख़त्म नहीं हो सकी। इस हवाले से अगर बात की जाए तो पासपोर्ट गार्डन टाउन के बाहर जो है एजेंट माफिया की भी चांदी लग गई है। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो डायरेक्टर पासपोर्ट जो नवाज खान है उसकी एक अनोखी हिकमत अमली सामने आई है कि पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन में 9 काउंटर्स में से जो है 3 काउंटर्स बंद कर दिए गए हैं, जिसपे कहा यह जा रहा है कि ये 3 काउंटर्स बंद करने से आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया, क्योंकि पहले ही पासपोर्ट दफातर के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। और एक तरफ जो साइलिन है उनका ये कहना है कि अगर एजेंट माफिया के जरिए आने वाले जो अफराद हैं उनका प्रोसेस जल्दी किया जाता है और दूसरी जानब जो गरीब आदमी सुबह फजर की नमाज के बाद यहाँ पर आकर लंबी कतारों में लग जाते हैं और असर की नमाज तक वो यहाँ से फ्री नहीं होते, वो सारा दिन यहाँ पर जलीलो ख्वार होते रहते हैं। और दूसरी जानब जो एजेंट माफिया के जरिए आने वाले हैं उनको 10 मिनट में उनका काम हो जाता है। और इस हवाले से जो डायरेक्टर पासपोर्ट नवाज खान है उनका कहना है कि जो लोग यहाँ पर सही काम नहीं कर रहे थे उनको तब्दील किया गया है, जबकि गुजरांवाला की उन्होंने मिसाल दी है कि गुजरांवाला पासपोर्ट ऑफिस में गो हेड में एक जो है ऑफिसर बैठा है और वहाँ पर रश नहीं होता, और यहाँ पर जो है 5-5 लोग गो हेड पर बैठाए हुए हैं, मगर यहाँ पर फिर भी रश खत्म जैसा नहीं कि हो आपने रहा। बताया कि एजेंट माफिया के थ्रू आए लोगों का काम 10 मिनट में हो जाता है, तो इसके पीछे क्या वजूहात है? क्या एजेंट माफिया अंदर ऑफिसर्स को कोई मंथली अदा करते हैं जिसकी बाइस उनका काम जल्दी हो जाता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर बात की जाए एजेंट माफिया की, अगर ऑफिस के अंदर से ऑफिसर या अमला की मिली भगत ना हो तो एजेंट माफिया बाहर एक दिन भी खड़ा नहीं हो सकता। इस हवाले से अगर एजेंट माफिया को अंदर से सपोर्ट ना हो तो एजेंट माफिया का काम बिल्कुल खत्म हो जाए। और ये हम देखते आ रहे हैं कि पासपोर्ट दफातर के बाहर जो है एजेंट माफिया का बिल्कुल राज है और एजेंट माफिया के थ्रू जो जाने वाला जितने भी साइल आते हैं उनका काम बहुत जल्द हो जाता है। और इस वजह से एजेंट माफिया आज भी बैठे हैं और इस हवाले से जो है एजेंट माफिया के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई भी देखी जाती है तो वो भी सिर्फ महज एक कार्रवाई नजर आती है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक कोई प्रॉपर कार्रवाई दिखाई नहीं दी कि उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जाए या उनके लिए कोई ऐसी हिकमत अमली शब्बीर, ये भी बताएगा कि क्या इतना रश जो है अक्सर देखा जाता है या जब से मुल्की हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस के बाहर इतना रश होना शुरू हुआ है?
نہیں, ये अगर बात की जाए तो ये पासपोर्ट दफातर के बाहर ये पिछले तकरीबन को 15 से 20 रोज हो गए हैं कि इनके बाहर दफातर के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। पहले तो ये चल रहा था कि जी सोशल मीडिया पर गलत खबरें चल रही हैं कि जी पासपोर्ट की जो फीसेज हैं वो बढ़ रही हैं, फीसें बढ़ने की वजह से लोगों ने पासपोर्ट दफातर का रुख कर लिया, मगर अब वो भी मामला खत्म हो जी। गया। अभी भी जो है पासपोर्ट इंतजामिया की जानब से हुकूमत अमली अच्छी ना होने की वजह से ये रश खत्म नहीं हो रहा और अवाम जो है वो जलील अखबार हो रही है। और एक तरफ जो साहिल उनका कहना है कि जिस तरह पासपोर्ट गार्डन टाउन ऑफिस के अंदर 9 काउंटर थे उनमें से 3 बंद कर दिए गए हैं, और ये भी उनकी तरफ से ये इल्जाम आयद किया जा रहा है कि ये जो है माफिया के एजेंट माफिया की मिली भगत के साथ 3 काउंटर बंद किए गए हैं और 6 काउंटर्स की वजह से रश ज्यादा हो गया है और जो साहिल है वो ज्यादा परेशान होते हैं और लोग अपना वक्त बचाने के लिए एजेंट माफिया के साथ राब्ता करते हैं। जिसकी शब्बीर, वजह डायरेक्टर पासपोर्ट नवाज खान की जानिब से इन काउंटर्स को बंद करने की क्या तोजी पेश की गई है? उनकी जानब से ये कहा गया है कि ये जो यहाँ पर जिन काउंटर्स के ऊपर लोग काम सही नहीं कर रहे थे उनको तब्दील किया गया है, उनको यहाँ से छुट्टी करवाई गई है और जैसे कोई अच्छे लोग होंगे उनको यहाँ पर लगाया जाएगा। और उनका जो इस वक्त ये उधर पेश किया जा रहा है वो यही था कि ये जहाँ पर पहले जो लोग काम कर रहे थे ये गो हेड पे 5 लोग बैठे थे, इन 5 लोगों में से कोई भी जो है वो सही काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से रश खत्म नहीं हो रहा था। और अब ये शब्बीर, जो जैसा 3 कि काउंटर नवाज खान साहब कह रहे हैं कि वो काम ठीक नहीं कर रहे थे, तो उनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई की दरखास्त भी की गई है या सिर्फ बात वही है कि एजेंट माफिया के दबाव की वजह से किया गया है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए इस वक्त उनके खिलाफ ऐसी कोई प्रोसेस नजर नहीं आया कि उनके साथ कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई हो। सिर्फ उनको ये बताया जा रहा है कि उनको दूसरे दफातर में भेजा जा रहा है, यहाँ पर जो है वो लोग काम किए जा रहे हैं। उनकी नज़र में यह है कि जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं वो काम सही नहीं कर रहे और दूसरे लोग दफातर से लोग जो है वो यहाँ पर आएंगे। अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो आज जो है 3 काउंटर जो बंद किए गए हैं उन पर किसी और दूसरे ऑफिसर को नहीं बताया गया, जिसकी वजह से जो है साइलिन जो है वो ज्यादा परेशान इस वजह से भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पहले 9 काउंटर्स पे ऊपर 9 लोग काम कर रहे होते थे, अब जो आज जो है वो 6 काउंटर पे 6 अफसर जो है वो काम कर रहे हैं, 3 बंद कर दिए गए हैं। इसका जो उधर यही पेश किया जा रहा है कि जो यहाँ पर पहले मुलाजमीन काम कर रहे थे वो काम सही नहीं कर रहे थे, उनके काम सही ना करने की वजह से उनको तब्दील किया गया। अब नए लोग जो है वहाँ पर नहीं अभी तक तैनात किया गया और दूसरी जानब जो जितने भी आने वाले साहिल हैं उनका ये कहना है कि ये एजेंट माफिया के साथ मिली भगत करके ये काउंटर शब्बीर, अभी कुछ अरसे बाद हज के लिए दरखास्तें जानी हैं तो मुअम्मर अफराद अक्सर देखा गया है कि हज के लिए कोशिश करते हैं तो उनके लिए पासपोर्ट भी ज़रूरी है, तो इस हवाले से कोई ख़ास इकदाम किए गए हैं मुअम्मर अफराद एक स्पेशल लाइन में जा सकें या वो भी आम लाइन में ही खड़े हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर बात की जाए हज हो या उम्रा हो, कोई भी अगर ऐसे हज के लिए अगर आने वाले जितने भी साइलिन हैं उनके लिए भी कोई ऐसे इकदाम नहीं किए गए कि अगर किसी ने हज के लिए अपना पासपोर्ट प्रोसेस कराना है तो या सीनियर सिटीजन के लिए कोई लहदा अगर कतार बनाई जाए या कोई लहदा काउंटर रखा जाए, ऐसा कोई नहीं है। जो भी आएगा वो एक ही कतार में खड़ा होकर अपना काम करवाएगा और वो एक ही कतार में लग कर अंदर जाएगा। वो लोग हैं जो बाहर से रूटीन में आ रहे हैं और जिन साहिल का अंदर कोई राब्ता नहीं है या उनके साथ कोई एजेंट माफिया के साथ कोई राब्ता नहीं है, वो लोग वो सारा दिन एक अपना पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, उसके बाद वो अंदर अपने काउंटर तक पहुंचेंगे जहां पर उनका टोकन उनको जारी होना है। और जैसे ही कोई अगर किसी के रेफरेंस से जाता है या कोई अपना एजेंट माफिया के थ्रू जाता है तो उनको दूसरे रास्ते से जो अंदर भिजवा दिया जाता है, जिससे वो अपना 10 मिनट के अंदर काम करवा कर वो वापस आ जाता है। और इस हवाले से जहाँ पर जो लोग हैं वो यही गिला शिकवा करते दिखाई देते हैं कि ये ऐसा कोई इकदाम उठाने चाहिए इंतजामिया को और गवर्नमेंट को कि ताकि लोगों के लिए जो मसाइल सामने उनको सामना करना पड़ता है कि अगर उन्होंने हज करने के लिए जाना है तो सबसे पहले उनको सबसे बड़ा मसला है कि उनको पासपोर्ट कैसे हासिल करना है। और उसके साथ अगर बात की जाए तो पासपोर्ट के लिए लोग जो है वो धक्के खाते रहते हैं, सारा सर यहाँ पर जलीलो ख्वार होते रहते हैं। और इससे सबसे बड़ी वजह यह है कि पासपोर्ट की फीस जमा करवाने के लिए सबसे पहले बैंक्स में जाते हैं, वहाँ पर सबसे लंबी कतारें लगी रहती हैं और उसके बाद उनको दफातर के अंदर करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका ये कहना है कि ये इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि ऐसे मौसर इकदाम उठाए ताकि लोगों की जो मुश्किलात है वो कम से कम हो सके। हुकूमत को आवाम के लिए इकदाम करने चाहिए ताकि वो अपना पासपोर्ट आसानी से बनवा सकें। बहुत शुक्रिया शब्बीर। शहर में गैर कानूनी वाटर कनेक्शन से मुतल्लिक बड़ा इंकशाफ। वासा के शोबा रेवेन्यू और O&M की मिली भगत से गैर कानूनी कनेक्शंस लगवाए गए। वासा के 14 सब डिवीजन्स में से 1 माह का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। सर्वे से वासा का शोबा O&M और रेवेन्यू बेनकाब हो गया। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि शोबा रेवेन्यू के मुलव्वस अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। ये शहर में गैर कानूनी वाटर कनेक्शंस के मुतल्लिक बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि वासा के शोबा रेवेन्यू और शोबा O&M की जानिब से 7 बार
करके गैर कानूनी कनेक्शन लगवाए गए, जबकि शहर में इन वाटर कनेक्शन की मंजूरी के बिना पानी का गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वासा की जानिब से ही जो सर्वे किया गया उसमें शोबा O&M और रेवेन्यू को बेनकाब कर दिया गया है। वासा की 14 सब डिवीजन में 1 माह का सर्वे मुकम्मल हुआ है, जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि शहर में 911 गैर कानूनी वाटर और सीवरेज के कनेक्शन लगाए गए हैं, जबकि वासा अमले ने इमलाक मालकान से साजबाज करके कभी इनसे बिल ही वसूल नहीं किया और सरकारी खजाने को गुज़िश्ता कई दहाइयों से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वासा का रावी टाउन डायरेक्टोरेट गैर कानूनी कनेक्शन माफिया की आपका सरपरस्ती शुक्रिया करने में ज़ैन। पीटीआई रहनुमा असद उमर जेल रोड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बराह रास्त लिए चलते हैं। से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसील से दलाइल की बुनियाद पे बताया था कि किस तरीके से प्रोहिबिटेड फंडिंग केस जो है, ममनुआ फंडिंग केस के अंदर इलेक्शन कमीशन ने हकाइक की और कानून की खिलाफ वर्जी की है। मेरे कोई जहन में इसमें इबाहम ही नहीं है। और आजकल जो अभी हो रहा है, जिसकी भी हम मजीद बात करेंगे, ये इलेक्शन की तारीख वाला, कि इलेक्शन कमीशन एक फरीक है, वो एक सियासी फरीक है, वो एक गैर जानिबदार आईनी इदारा नहीं के तौर पर नहीं काम कर रहा। इसलिए मैंने अपने वकला को हिदायत दी है कि वो जवाब वापस लें। उसका तरमीम शुदा जवाब आज ही जमा कर दिया जाएगा, जिसमें वो जो पैराग्राफ है जिसकी वजह से कोई बहम पैदा हो रहा है उसको ख़त्म कर लें, और कोई इसके अंदर ना उनके पास ये कानूनी हक हासिल है। आइन के अंदर बिल्कुल वाज़ेह आर्टिकल 204 के अंदर कि उनके पास ये इख्तियार नहीं हासिल है। सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है, कंटेम्प्ट का तौहीन का इख्तियार जो है। और जो हनीफ अब्बासी केस था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो वाज़ेह फैसला कर चुका है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अदालत है ही नहीं। वो अदालत भी अगर हो तो वो भी आइन के अंदर 204 में लिखा हुआ कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये तौहीन का इख्तियार है। तो ये उनके पास इख्तियार है, ना हमने जो बातें की हैं, जो हमने उनकी जानिबदारी की, दलाइल की बुनियाद के ऊपर, ठोस हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर जो तनकीद की है, वो तनकीद पे आज भी खड़े हुए। अच्छा जी, अब आ जाएं इसके ऊपर। मैं वापस आऊँगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर जब हम बात करेंगे पंजाब असम्बली की इलेक्शन की तारीख के ऊपर। अब आ जाइए जनाब, जो इन्होंने कोशिश की है, पहले इन्होंने एक रजीम चेंज साजिश की ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान पैदा किया। उस सियासी बहरान की वजह से एक माशी बहरान पैदा हुआ। वो माशी बहरान जो है, इनकी आपस की लड़ाई की वजह से मज़ीद ख़राब से ख़राब होता गया। मिफ्ता इस्माइल बैठ के यहाँ पर एक फ़ैसला करने की कोशिश करते थे, इसहाक डार बैठ के बाहर से उनकी टांगें खींचने की कोशिश करते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं, रिकॉर्ड के ऊपर कह रहे हैं। उसके बाद इसहाक डार साहब आ गए। इसहाक डार साहब ने कहा कि मैं जो हूँ IMF से जो है, ये तो बात ही ठीक नहीं कर रहा था, मैं जानता हूँ IMF कैसे काम करता है और मैं सब ठीक करवा दूंगा, और हम जो हैं वो ज़बरदस्त IMF के साथ माहिदा करेंगे जिसके अंदर ये जो शराइत मिफ्ता इस्माइल मानने जा रहा था वो नहीं मानी जाएंगी। लो जी, वो कहानी शुरू होगी। साथ ही उन्होंने बाहर की बैरूनी जो एजेंसीज़ हैं, जो पाकिस्तान की और तमाम दुनिया की क्रेडिट रेटिंग करती हैं, यानी वो ये फैसला करती हैं कि इस मुल्क के पास क्या ये सलाहियत हासिल है, क्या इसके पास ये इस्तात है कि अपने बैरूनी कर्जे वक्त पे वापस कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। उन्होंने हमारी क्रेडिट रेटिंग गिरानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो ख़तरनाक हद तक कमज़ोर होता जा रहा है और इसके पास सलाहियत कम होती चली जा रही है अपने बैरूनी कर्ज़ों को वापस करने के लिए। जब डार साहब को ये बताया गया तो उन्होंने कहा नहीं, उनको गलत फहमी हुई है। तो उन्होंने कहा जी, लेकिन उन्होंने तो ये कहा है। तो कहते फिर मैं उनसे अपनी ज़ुबान में बात करूंगा। वो अपनी ज़ुबान में जो बात करनी थी और जो उन्होंने IMF को समझाना था, उसका नतीजा ये निकला कि कल फिच जो एक 3 जो दुनिया की बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उसमें से एक है, उसने पाकिस्तान के कर्जा देने की सलाहियत को मज़ीद गिरा दिया है, और एक नहीं 2 स्टेप से नीचे गिराया है। और इस वक्त वो एक अंग्रेज़ी में इस्तिलाह होती है जंग बॉन्ड, उसको आप ये समझ लें कि वो जो कर्जा है वो एक रद्दी के कागज़ के बराबर हैसियत रखता है। इस वक्त पाकिस्तान का जो बाहर का जो कर्जा लेकर बैठे में जो कर्जदार है उसके पास जो पाकिस्तान के कागज़ है, ये सूरत हाल। हुकूमत ने इलेक्शन नहीं करवाने, आवाम करवाएंगे। इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो रहा।
مریم نواز عدالتوں کو دھمکیاں دے رہی ہیں لیکن نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ عدالتوں اور آئین کا احترام نہیں ہوگا تو پاکستان بنانا ریپبلک ہوگا۔ آئین پر عمل درآمد کر کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ ہمیں ماضی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری سے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ کیمپین جو مریم نواز شریف کا میڈیا سیل اس وقت عدالتوں کے خلاف چلا رہا ہے، ہمارے خلاف تو چھوٹی سی بات کے اوپر آپ جو ہے وہ نوٹس بھی دیتے ہیں، کنٹیمپٹ بھی کرتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ اس وقت مریم نواز کے بیانات کے اوپر ابھی تک کوئی ایکشن کسی ادارے کا نظر نہیں آیا۔ مریم نواز کھلے عام دھمکیاں دے رہی ہیں عدالتوں کو، کھلے عام دھمکیاں دے رہی ہیں چیف جسٹس صاحبان کو، اور اداروں کی طرف سے ریئیکشن نہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس 10 مارچ سے شروع ہونے والے ہارس اینڈ کیٹل شو کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کے حوالے سے متعلقہ محکموں کو ذمہ داریاں بھی سونپ دی گئی ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں ہونے والے اجلاس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ 10 مارچ سے شروع ہونے والے ہارس اینڈ کیٹل شو کے لیے انتظامات کا جائزہ۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کے حوالے سے متعلقہ محکموں کو ذمہ داریاں بھی سونپ دی گئی ہیں۔ اجلاس کے مناظر بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ 10 مارچ سے شروع ہونے والے ہارس اینڈ کیٹل شو کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس ہوا ہے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا جی پی او چوک، نابھا روڈ اور ملحقہ علاقوں کا دورہ۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ پولیو قطروں کے حوالے سے کمشنر لاہور نے گلیوں میں موجود بچوں کے انگوٹھوں کو متفرق طور پر چیک بھی کیا ہے۔ اہم دورہ ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی جانب سے جی پی او چوک، نابھا روڈ اور ملحقہ علاقوں کا دورہ کیا گیا ہے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ پولیو قطروں کے حوالے سے کمشنر لاہور نے گلیوں میں موجود بچوں کے انگوٹھوں کو متفرق طور پر چیک بھی کیا ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمشنر لاہور کی جانب سے بچے کو قطرے پلائے جا رہے ہیں اور بچوں کے انگوٹھوں پر نشان بھی لگائے جا رہے ہیں۔ پولیو قطرے پلانے کے بعد بچوں کے انگوٹھوں پر نشان لگائے جاتے ہیں تاکہ سند رہے اور آئندہ کے لیے پتہ لگ جائے کہ کون سے بچے کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں، اور کمشنر لاہور کی جانب سے بچے کو قطرے بھی پلائے گئے ہیں اور ان کے انگوٹھوں پر نشان بھی لگائے گئے ہیں۔ ایئرپورٹ سے ملنے والا سامان مسافروں کو واپس کر دیا گیا۔ زیورات، نقدی، قیمتی گھڑیاں اور دیگر سامان مسافروں کے حوالے کر دیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے تصدیق کے بعد بیگ مسافر کے بھیجے ہوئے نمائندے کے حوالے کیا گیا۔ مزید راحیل علی سے۔ راحیل، اپڈیٹ کیجیے۔ متعدد دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ مسافر جو ہیں وہ اپنی اشیاء جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پہ بھول جاتے ہیں، یا کوئی ایسے بیگ ہوتے ہیں جو وہ لے جاتے وقت جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں، جس کے بعد اب وہ ان کی واپسی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر مسافر کو اس کی اشیاء جو ہے وہ واپس کی گئی ہیں، جس میں سونے کی چوڑیاں تھیں اور گولڈ اور ڈائمنڈس کی جو ہے وہ چیزیں تھیں، جس پر یہ مسافر جو ہے یہ جب آیا تھا تو یہ بیگ جو ہے وہ بھول گیا تھا۔ اب اس کو جو ہے یہ واپس کر دیا گیا، کیونکہ ایئرپورٹ پر جو بارڈر ہوتے ہیں انہیں یہ جو ہے یہ بیگ ملا تھا، جس پر جو ہے وہ اب اس کو واپس کر دیا گیا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے تصدیق کے بعد اب بیگ جو ہے وہ مسافروں کو دیے گئے ہیں، تاکہ جو لوگوں کا سامان ادھر جو ہے بھول جاتے ہیں، لاہور ایئرپورٹ پر انتظامیہ کی جانب سے جگہ جگہ جو ہے وہ یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں وہاں پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے، جو مسافروں کا سامان ادھر رہ جاتا ہے انہیں جو ہے وہ واپس کیا جائے اور وہ اس روڈ میں جمع کروا دیا جاتا ہے، جس کے بعد مسافر کو اطلاع دی جاتی ہے اور ان کے بعد ان کی اشیاء کی واپسی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ شکریہ راحیل۔ شہر کی اہم شاہراہوں پر لگے آٹومیٹک سگنل بند ہو گئے۔ 129 چوکوں پر ٹریفک کی بہتر روانی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے لیس سگنل لگائے گئے تھے۔ جدید ٹریفک سگنل سیف سٹی صوبے سے منسلک تھے۔ سیف سٹیز ترجمان کا کہنا ہے کہ رواں ماہ کے دوران اہم شاہراہوں پر لگے ٹریفک سگنلز اور کیمرے ٹھیک ہو جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ مدثر، بتائیے گا۔ جی بالکل، سی سی ٹی وی کیمروں کے بعد اہم شہروں پر لگے آٹومیٹک سگنل بھی بند ہو گئے ہیں۔ لاہور کے اہم شہروں پر 129 چوکوں پر ٹریفک کی بہتر روانی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے لیس سگنل لگائے گئے تھے۔ یہ جدید سگنل ٹریفک کے لوگوں کی مناسبت سے خود بخود جو ہے وہ اپنا وقت کم اور زیادہ کرتے تھے اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یہ اب جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں۔ جدید ٹریفک سگنل سیف سٹی جو ہے اس سے منسلک تھے۔ جن شہروں پر یہ آٹومیٹک سگنل لگائے گئے تھے ان میں
इस्तांबुल चौक, हाई कोर्ट चौक, इसके अलावा चेरिंग क्रॉस, इसके अलावा तकरीबन माल के तमाम रूट्स पर जो है ये और चौक में ये मुदस्सिर बताइएगा, फंड्स की कमी है या कोई और वजूहात हैं कि इन कैमरों और सिग्नल्स की बरवक्त मेंटेनेंस नहीं की जाती और जब ये बंद हो जाते हैं उसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आती है? बिल्कुल ऐसी है, जब बंद हो जाते हैं फिर इंतजामिया को ख्याल आता है कि ये जो है जो ऑटोमेटिक सिग्नल लगाए गए हैं ये बंद हो गए हैं। ये ट्रैफिक की रवानी को रवा रखने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे थे और खास तौर पर ये ऑटोमेटिक थे। जैसे ही ट्रैफिक का लोड ज्यादा होता था तो इनका टाइम दौरानिया बढ़ जाता था, जैसे ही ट्रैफिक जो है वो कम होती थी तो इनका दौरानिया जो था वो कम हो जाता था। तो ये बड़े अहम सिग्नल थे जो अहम शराहों पर जदीद तर्ज पर लगाए गए थे और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस थे। और जैसे ही ये सेफ सिटी के कैमरे खराब हुए हैं उसके साथ ही ये सिग्नल भी जो है वो जवाब दे गए हैं और उसकी वजह से अहम शराहों पर ट्रैफिक भी जाम रहती है और शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया को जो है वो होश जो है वो देर से आया है। अब जो है इंतजामिया का कहना है कि हवावे कंपनी से जो है हमारा वादा जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया है। हवावे कंपनी जो है वो इन सिग्नल्स को और जो कैमरे लगे हैं उनको बहाल करने की कोशिश कर रही है। तो इस वजह से तर्जुमान का कहना है कि रवा माह के दौरान ही अहम शहरों पर जो सिग्नल लगे हुए हैं इनको बहाल कर दिया जाएगा। अगर ये सिग्नल बहाल हो जाते हैं तो खासतौर पर ट्रैफिक जो जाम रहती है अहम शहरों पर, फिरोजपुर रोड और इसके अलावा किनार रोड और इसके अलावा जो माल रोड है यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम रहती है जो दिगर अहम शहर उससे जो है ये अच्छा खासा फर्क पड़ेगा और शहरियों की जो रवानी है वो बेहतर हो सकेगी और शहरी की मुश्किलात हैं इन सिग्नल के ठीक होने से कम हो सकेंगी। लेकिन अब ये कितनी शुक्रिया मुदस्सिर। एलडीए टीमों का रिकवरी ऑपरेशन 45 इमलाक सील। समनाबाद जोन में एलडीए ने 25 इमारतों को सरबा मोहर किया। अल्लामा इकबाल टाउन में भी कार्रवाई के दौरान 20 इमारतें सरबा मोहर की गई। नोटिस के बावजूद कमर्शलाइजेशन फीस अदा न करने पर कार्रवाइयाँ की गई। मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन बताइएगा। एक जानिब तो एलडीए की जानिब से शहर की 2 सड़कों को मॉडल शाहराहें बनाने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब ऐसी इमलाक जो कि एलडीए की कमर्शियल फीस में अरसा दराज से नादहिंदा हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आज भी डीजी एलडीए आमिर अहमद खान की हदायत पर एलडीए की रिकवरी टीमों की जानिब से समनाबाद समेत दीगर अल्लामा इकबाल टाउन और दीगर स्कीमों में गैर कानूनी तामीरात और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है और एक ही रोज में 45 इमलाक को सरबा मोहर कर दिया गया है। इस सिलसिले में समनाबाद जोन में कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी और बगैर इजाजत कमर्शल करने पर 25 इमारतों को सरबा मोहर किया गया है, जबकि अल्लामा इकबाल टाउन में कमर्शल फीस ना अदा करने पर 20 इमारतों को सरबा मोहर कर दिया गया है। इन सील की जाने वाली इमारतों में बैंक, स्कूल, फार्मेसी, ग्रोसरी स्टोर और दीगर दुकानें भी शामिल हैं। डीजी एलडीए की जानिब से टाउन प्लानिंग के अफसरान को यह हदायत जारी की गई है कि इन नादहिंदगान के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन किया जाए और हफ्तावार रिपोर्ट भी जमा करवाई जाए। शुक्रिया ज़ैन। सरहदी चौकियों पर तैनात पुलिस एहलकार कौम के मुजाहिद हैं। पुलिस एहलकार दहशतगर्दों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। आज ही पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हार्ड एरिया की पुलिस चेक पोस्टों के एहलकारों से मुलाकात में गुफ्तगू। आईजी पंजाब ने तमाम एहलकारों की हौसला अफजाई करते हुए खिदमत को भी सराहा। इंटेलिजेंस नेटवर्क को एस्टैब्लिश करना, उनके 2 वे कम्युनिकेशन के नेटवर्क का आगाज़ करना और उनको इस चीज़ के लिए तैयार करना कि वो किसी भी दुश्मन के हमले को रिपल्स कर सकें, उसका जवाब दे सकें, बल्कि अपना नुकसान ना करवाएं बल्कि दुश्मन का नुकसान करें। इस सिलसिले में आज हमने ये मीटिंग की। तमाम जवान और अफसरान, जिसको आप शायद बहुत लो लेवल के अफसरान समझते होंगे, ये वो नौजवान हैं, ये वो अफसरान हैं जिनकी वजह से आप सुकून की नींद सोते हैं। ये बॉर्डर चेक पोस्ट पे काम करने वाले, ये चाइना के सी पैक या नॉन सी पैक मंसूबों को महफूज बनाने वाले, ये अफसरान और जवान, ये पुलिस का फ़ख्र है और ये कौम का सरमाया है। हम इंशाअल्लाह ताला अपने जवानों के साथ खड़े हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इनकी मोटिवेशन और इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करके तमाम तर कोशिशों को इस्तेमाल करके हम अपने सूबे को और अपने मुल्क को महफूज। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां जारी। पीटीआई रहनुमा शफकत महमूद को पार्टी टिकट जारी कर दिया गया। शफकत महमूद NA 130 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। मज़ीद जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा इस हवाले से।
ضمنی الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے لیاقت علی سے بھی اپڈیٹ لیں گے، لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور میں ضمنی الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شفقت محمود کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ شفقت محمود NA 130 سے ضمنی الیکشن لڑیں گے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ مہنگائی، بے روزگاری اور نجکاری کے خلاف وابڈا ہائیڈرو یونین سراپا احتجاج۔ وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کی کال پر لیسکو کے تمام دفاتر میں ہڑتال۔ لیسکو کے تمام سرکلز، ڈویژنز اور سب ڈویژنز میں کام مکمل طور پر بند۔ ہائیڈرو یونین نے لیسکو کے فیڈرز کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں فہد امین سے، جو لیسکو سب ڈویژن میں ایمرجنسی سٹاف کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، آج پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کی جانب سے مہنگائی، بے روزگاری اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے خلاف جو ہے وہ لاہور پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور مظاہرین کی جانب سے حکومت اور لیسکو انتظامیہ کے خلاف جو ہے وہ شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ لیسکو انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ لیسکو کے 22 ہائی لاسز فیڈرز کو جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کی منظوری دی گئی ہے، جس کے فیصلے کے خلاف بھی جو ہے یہ لوگ سراپا احتجاج ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ آج تمام لیسکو دفاتر میں کام مکمل طور پر بند ہے، کیونکہ ہائیڈرو یونین کی کال پر جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ لیسکو ہیڈ کوارٹر، یہاں پر جو ہے وہ لاہور پریس کلب کے باہر لیسکو ملازمین کی بڑی تعداد اس وقت موجود ہیں۔ ان کا مطالبہ یہی ہے کہ کمپنی کے جو فیڈرز جو ہیں وہ پرائیویٹ کیے جا رہے ہیں، انہیں فوری طور پر جو ہے اس فیصلے کو واپس لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین ہیں انہیں فوری طور پر جو ہے وہ ریگولر کیا جائے۔ دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مہنگائی کے تناسب کے حوالے سے جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ہائیڈرو یونین کے جو ہے وہ عہدیداران موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا۔ اچھا سر بتائیے گا، آج کا مین جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے احتجاج کا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بڑا مختصر ایجنڈا ہے، جو حالانکہ یہ بڑا لمبا چوڑا سسٹم چل رہا ہے، پچھلے تقریباً 30 سال سے چل رہا ہے۔ ابھی IMF نے جو کیا ہے وہ روزے روشن کی طرح ہر پاکستانی پر یہاں ہے کہ حکمرانوں نے اقتدار کی کھینچا تانی میں ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، مہنگائی کا فریب، لاقانونیت، بے انصافی، اور اب وہ محکمہ بجلی جو ملک کا سب سے بڑا پیداواری منافع بخش ادارہ ہے، اس کو بیچ کر اپنے معاملات، اپنے خرچ اخراجات پورے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ ان کے ذاتی ہوتے، یہ قوم پر خرچ ہونے ہوتے تو ہمیں اس میں کوئی مشکل نہ تھی، لیکن یہ بیرونی طاقتوں، فرنگی طاقتوں کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، جو ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے بڑوں نے خون دے کر پاکستان بنایا تھا، ہم خون دے کر پاکستان اور اس کے ادارے ان کا تحفظ کریں گے۔ جی بالکل، آپ نے ہائیڈرو یونین کے عہدیداران کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ بہت شکریہ۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس آج ماڈل ٹاؤن میں ہوگا۔ یوتھ ونگ سوشل میڈیا کے تنظیمی ڈھانچے کا جائزہ لیا جائے گا۔ نوجوانوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے تجاویز لی جائیں گی۔ مسلم لیگ نون کے عام اجلاس کے حوالے سے آپ کو بتائیں، جو ماڈل ٹاؤن میں ہوگا اور مریم نواز اس کی صدارت کریں گی۔ یوتھ ونگ سوشل میڈیا کے تنظیمی ڈھانچے کا جائزہ لیا جائے گا۔ نوجوانوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے تجاویز بھی لی جائیں گی۔